जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के जॉब प्रोफाइल के बारे में कि रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती इस साल आने वाली है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, इसकी कितनी सैलरी मिलेगी, इसमें कितनी वैकेंसीज इस बार आने वाली हैं, क्या आपका इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होता है और क्या न्यूनतम योग्यता होती है जिससे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी की जॉब मानी जाती है रेलवे ग्रुप डी, क्योंकि सबसे कम योग्यता दोस्त इसी भर्ती के अंदर मांगी जाती है। रेलवे की अगर भर्तियों की बात करें हम तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है दोस्त, तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर कर देंगे, ताकि इसी प्रकार के अन्य भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेलवे के अंदर ये जो आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती इस साल आने वाली है, ये लेवल 1 की पोस्ट मानी जाती है। लेवल 1 की पोस्ट है ये आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है। अब लेवल 1 आप कहेंगे सर क्या होता है, तो देखिए अगर बात करें तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये अलग अलग कैटेगरी है जो रेलवे के अंदर बनाया गया है। और ये लेवल 1 जो है वो रेलवे के अंदर सबसे निचली कैटेगरी की कर्मचारियों की भर्ती होती है लेवल 1 के माध्यम से, तो जिसको आप ग्रुप डी का पोस्ट कहते हैं, इसलिए इसका नाम लेवल 1 रखा गया है। इसके नीचे कोई पद नहीं आता है रेलवे के अंदर। अगर हम ऑफिशियली देखें गवर्नमेंट की तरीके से, सरकारी कर्मचारियों के तरीके से, तो सरकारी कर्मचारियों में जो सबसे छोटा है, वैसे कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता है, बड़े का महत्व भी छोटे से ही होता है, ठीक है। तो ये लेवल 1 का पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी के अंदर। और इसकी अगर हम बात करें दोस्त, तो इसकी आखिरी भर्ती वर्ष 2019 के अंदर आई थी। वर्ष 2019 के अंदर इसकी आखिरी भर्ती आई थी और 19 के बाद से आपको काफी लंबा समय तक इंतजार करना पड़ा। बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट किया इस साल, है ना। मेनली अगर देखेंगे तो यूपी बिहार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ रेलवे भर्ती को लेकर के। तब जाकर के भर्ती अनाउंस होने का तारीख है। अभी देखिए वो रियल में आ सकती है नहीं आ सकती है, इस पर भी संशय है। लेकिन कुल मिला जुला करके रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपना पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है 2024 का, और जिससे आशा आप लगा सकते हैं, इस पे पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन है कि भर्ती आपकी निश्चित रूप से आएगी। और जिस हिसाब से भर्तियां रेलवे की अभी 2-3 भर्तियां आ भी चुकी हैं और आने वाले समय में भर्तियों का कैलेंडर जो भी जारी किया गया है वो सारी की सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो रेलवे 2000 के अंदर रेलवे जो इस साल भर्ती करने वाला है ग्रुप डी की, उस भर्ती का नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो इस साल के सितंबर या अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल जो हम ये नोटिफिकेशन खोल के रखे हैं, ये 2019 का खोल के रखे हैं। और 2019 का इसलिए हमने खोला है ताकि इसमें हम एक एक पॉइंट आपको बता सकें, क्योंकि अभी 2024 के अंदर जो है रेलवे के ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आउट हुआ नहीं है। इस वजह से 2019 के नोटिफिकेशन से हम लोग इन डिटेल एक एक पॉइंट को जान सकते हैं कि आखिर रेलवे ग्रुप डी में योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, इसके अंदर वर्किंग क्या, जॉब प्रोफाइल किस प्रकार की होती है, इसकी सैलरी क्या है ना। इसमें सारी की सारी चीजों के हम लोग अच्छे तरीके से आकलन कर सकते हैं। इसीलिए हमने 2019 के नोटिफिकेशन का ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया है। और इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सारे डाउट आपको ग्रुप डी को लेकर के अगर किसी चीज को लेकर है तो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे एज क्राइटेरिया को लेकर के, क्योंकि अगर आप निश्चित रूप से भर्तियां लंबे समय पर आती हैं और वो भी रेलवे के अंदर अगर हम बात करें या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में, क्योंकि रेलवे भारत का एक सबसे बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि रोजगार नियोक्ता था। अभी फिलहाल इसकी भर्तियां काफी समय से इसमें रुकी हुई थी, लेकिन इस बार जो भर्ती देने जा रहा है रेलवे, तो बहुत सारे छात्र इस चीज के इंतजार में थे कि भाई भर्ती कब आएगी। तो देखिए पिछले साल अगर हम बात करें दोस्त, तो पिछले साल रेलवे के अंदर जो एज क्राइटेरिया रखा गया था वो 18 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक रखा गया था। आप देख सकते हैं 18 से लेकर के 33 तक एज क्राइटेरिया था, इसको आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 18 से 33। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां आई हैं उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन कोरोना की वजह से मिला है। तो ये मान सकते हैं कि इस बार जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है वो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 36 है, और अब बाकी ओबीसी का 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो 18 से 39 मान सकते हैं आप। और एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का जो छूट मिलता है, इस वजह से आप 18 से 41 साल के भी अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो निश्चित रूप से उन बेरोजगार युवकों के लिए जिनके ऊपर बेरोजगारी का धब्बा लगा है, जो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, जिनका एज ओवर हो चुका है, क्योंकि नॉर्मल अगर देखेंगे भारत के अंदर भर्तियों का तो 30 साल 32 साल तक नॉर्मली एज रखा जाता है, उसके बाद से डेट एक्सपायर हो जाती है और अक्सर लोग उसके बाद से तैयारी करना भी छोड़ देते हैं और उम्मीद लगाना छोड़ देते हैं कि भाई फिर हमारी भर्ती हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपने तैयारी पहले से कर रखा है
और आपका एज अगर एक्सपायर भी है, अगर आप आउट ऑफ एज चल रहे हैं, तो फिर भी आपके लिए भर्ती एक तरीके से सुनहरा गोल्डन चांस के रूप में आ सकती है, एक सुनहरा मौका हो सकता है आपके लिए इस भर्ती के अंदर, क्योंकि इसमें एज क्राइटेरिया का जो है सबसे बड़ी झंझट समाप्त है। 18 से लेकर के आप समझ सकते हैं 41 साल तक की अगर भी उम्र के हैं अगर आप, और अगर आप SC/ST कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इवन जनरल कैटेगरी में भी 36 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई एज में आपको इस बार 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है और निश्चित रूप से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये तो रहा एज की बात। एज के अलावा अगर हम देखेंगे दोस्तों, इसमें डिफरेंट कैटेगरी के अलग अलग तरीके के छूट भी दी गई है, इसमें स्पष्ट रूप से ये सारी चीजें बताई गई हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन को आप आराम से देखेंगे तो ये रहा सबसे मेन कि हम एज कितना हो सकता है। और पिछली बार जो एज मांगा गया था वो 2/7/86 से लेकर के, और यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी 2/7/83 से 81, यहाँ SC/ST से लेकर के 2001 तक मांगा गया था, है ना। तो आई होप इस बार तो ऐसे ही 5 साल लेट भर्ती आ रही है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक मांगा जाएगा। तो यानी कि 18 साल अगर न्यूनतम एज है आपका और मैक्सिमम 41 साल तक का एज है, तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये रहा एज का पूरा बात। अब आगे चलते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्त, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें मांगी जाती है। अगर आप केवल 10th पास हैं, अगर आप केवल 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, केवल 10th पास। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इस बार ITI मांगी जाएगी, है ना। तो ITI की देखिए चर्चा पिछले बार भी हुई थी, लेकिन बच्चों का चूंकि इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और उतने बच्चे विरोध प्रदर्शन किए, इस वजह से सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और ITI को हटाना पड़ा था। क्योंकि वैसे ही अगर देखेंगे तो रेलवे के अंदर ये सबसे छोटा पोस्ट है, और इसमें आप कोई बहुत बड़ा उसको इंजीनियर तो बना नहीं रहे हैं, बहुत बड़ी टेक्निकल चीजें की जरूरत भी नहीं होती है। वो नॉर्मली अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको तो उतनी चीजें जान जाएगा। तो ITI वाले लोगों को अगर आप देखेंगे तो उसमें उतने बच्चे को फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी ITI करने वाले युवक होते नहीं है, और ITI अगर जो करके रखा है तो ऑलरेडी किसी न किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, या वो किसी न किसी तरीके से रोजगार में है ऑलरेडी। लेकिन ग्रुप डी की जो भर्ती है वो उसमें नॉर्मली 10th पास हुआ जिनका एज एक्सपायर हो चुका है, या जो बहुत दिनों से इंतजार करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर जो बेरोजगारी का धब्बा है वो खत्म हो जाए, तो उस समय के लिए सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो इसमें ITI की जो बात करें दोस्तों, ITI पिछले बार तो नहीं लागू किया गया था, और इस बार भी 99% चांस है कि ITI नहीं मांगी जाएगी। इसमें बहुत रेयर केस हुआ तब जाकर के कुछ सीटों के लिए, वो भी ऐसा नहीं होगा अगर ITI भी लागू किया गया तो ऐसा नहीं है कि सभी पोस्ट और सभी ट्रेड के लिए, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के ट्रेड होते हैं, तो सभी ट्रेड के लिए कभी भी ITI नहीं लागू की जाएगी। 2-4 पोस्ट के लिए लागू की जा सकती है, वो बातें अलग है, लेकिन कुछ पोस्ट जो है उसको जरूर छोड़ा जाएगा अगर ITI लागू हुई तो, नहीं तो 99% चांस है कि ITI को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये आपको एक छोटा सा बेनिफिट जरूर रहेगा। ITI नहीं भी किया है, केवल 10th पास है, सिंपल 10th पास चाहिए, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा एज क्राइटेरिया की बात। अब एज के बारे में आप जान गए। अब इसके बाद से हमने आपको एज के बाद से आपको क्वालिफिकेशंस के बारे में हमने बता दिया। उसके आगे इसमें चार्जेस के बारे में बताया गया कि फीस कितनी लगती है। 500 रुपया आपको फॉर्म भरते समय लगा जाता है। उसके बाद से रिजर्वेशन के बारे में इसमें बताया गया, बहुत सारी चीजें हैं। एक सर्विसमैन को भी ऑलरेडी छूट मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सारी चीजें थी। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें फिजिकल हैंडीकैप भी अगर आप हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे पोस्ट हैं जिसमें फिजिकली हैंडीकैप वाले लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और आपको लेकर सीधे चलते हैं आप सिलेबस की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप सिलेबस जान जाएं तो आपको और संतुष्टि मिलेगी भाई, हाँ भाई इस तरीके का सिलेबस है और इस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले रिक्वायरमेंट प्रोसेस की। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या होता है, यानी भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है। तो भर्ती की प्रक्रिया के लिए देखिए दोस्त, 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ता है। अगर आपको रेलवे भर्ती ग्रुप डी के अंदर सेलेक्ट होना है तो 3 स्टेज है। पहला स्टेज आपका रिटन टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट आपका फिजिकल के लिए होता है, और तीसरा टेस्ट आपका मेडिकल एंड DV, उसके बाद से आपकी फाइनल मेरिट लग जाती है। तो यही 3-4 स्टेज है। एग्जाम की बात करें दोस्तों, मात्र सिंगल एग्जाम होता है, डबल एग्जाम नहीं है। इसमें एक परीक्षा दीजिए और एक परीक्षा को जैसे ही आप पास आउट करेंगे, फिजिकल कोई बहुत टफ नहीं होता है, आराम से आप इस फिजिकल को क्लियर कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसमें बहुत टफ नहीं मांगा जाता है। अंदर रेलवे के और भी जितनी भी पोस्ट हैं, जैसे आप LP के पोस्ट मान सकते हैं, बहुत सी सेंसिटिव पोस्ट मानी जाती है रेलवे के अंदर, तो उन सब में थोड़ी सी आंखों का या फिर किसी प्रकार की मेडिकल स्टैंडर्ड की बहुत अच्छे तरीके से आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें आप मेडिकली अगर थोड़ा सा वीक भी है
फिर भी आप रेलवे ग्रुप डी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं मांगा जाता है। इसमें मेन आपको बस चाहिए आप 10th पास हो, 18 साल न्यूनतम उम्र हो, मैक्सिमम आप 41 वर्ष के हो। अब उसके बाद से शरीर ठीक हो बस, क्योंकि आप रनिंग कर पाए, क्योंकि रनिंग करने की क्षमता तो होनी चाहिए आपके अंदर। बस ये 1 किलोमीटर की रनिंग होती है, बहुत बड़ी रनिंग भी नहीं होती है। तो ये चीजें इसमें है, ठीक है, जैसा कि इसमें बताया भी गया है इन सारी चीजों के बारे में। अब आगे बात करेंगे दोस्तों कि हम रिटन एग्जाम जो आपका एक सिंगल एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिलेबस की बात करें तो टोटल 25 प्रश्न आपके साइंस के रहते हैं, 25 प्रश्न मैथ के रहेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स एंड जीए यानी जनरल अवेयरनेस, जिसको आप कह सकते हैं कि सामान्य जागरूकता और जीके से संबंधित रहते हैं। टोटल मिलाकर के 100 प्रश्न रहेंगे और 90 मिनट का टाइम इसमें रहने वाला है। तो एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्त, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को मिलेगी। यानी 3 सवाल अगर आप गलत करते हैं तो 1 से ही आपका काट लिया जाएगा। तो ये है रिटन की बात कि रिटन का सिलेबस क्या है। अब इसमें थोड़ा सा इसकी डिटेल सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें जो ऑलरेडी 4-5 पोर्शन है आपको मैथ का लेकर के, रीजनिंग का लेकर के, विज्ञान का, जीके का, उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे इसको भी हम थोड़ा बता देते हैं। तो देखिए दोस्त, मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में वही सामान्य सिलेबस, टेक्निकल मैथ नहीं पूछा जाता है। वही जो बेसिक 10th लेवल का स्टैंडर्ड का मैथ है उसी प्रकार का मैथ इसमें पूछा जाता है। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, बोडमास हो गया, डेसिमल हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, है ना। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उसके बाद से परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस हो गया। उसके अलावा आप देखेंगे तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद से आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स, इस तरीके से ये सभी के सभी सिलेबस है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो मैथ्स के अंदर आपका अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ का भी पोर्शन होता है। दोनों के मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। इन दोनों को मिला करके मैथ से, जैसा कि हमने बताया आपको कि मैथ से टोटल आपके लगभग हमको लगता है कि मैथ्स के टोटल आपको 25 सवाल देखने को मिलेंगे, इन सभी चीजों से रहेंगे। अब आगे अगर हम बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपने देखा कि जैसे 30 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो रीजनिंग का भी ये आपका सिलेबस सामने है। एनोलॉजी है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, जो नॉर्मली सभी परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती है। कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसके अलावा सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है। यानी नॉर्मली जो सभी एग्जाम के अंदर रीजनिंग पूछी जाती है वही रीजनिंग इसके अंदर भी आएगी। उसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों साइंस, तो साइंस एक बहुत अच्छी खासी लेवल की साइंस पूछी जाती है। 10th क्लास पूरा एनसीईआरटी लेवल का जो है साइंस इसके अंदर अच्छे तरीके से पूछा जाता है। भले ही भर्ती आपको लगने में देखने लग रही हो कि भाई ग्रुप डी की पोस्ट है, बहुत अच्छा खासा लेवल नहीं पूछा जाएगा साइंस का, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के पेपर को हम किसी दिन दिखा देंगे और आपको पता चल जाएगा कि साइंस का एक अच्छा खासा लेवल होता है इसमें। तो 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। 9th और 10th का अगर एनसीईआरटी तैयार है तभी जाकर के आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत टफ भी नहीं पूछी जाती है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा अदर एग्जाम से इसमें साइंस अच्छा लेवल का पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्त बात करें तो करंट अफेयर के बारे में, तो करंट अफेयर में साइंस है, टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं महत्वपूर्ण विषय, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो 35 किलो का वजन जो है, 35 किलो का वजन जो है आपको लेकर चलना होता है। 100 मीटर, है ना, 2 मिनट के अंदर, ये मेल के लिए है। इसके अलावा फीमेल के लिए 20 किलो का वजन आपको लेकर चलना है 100 मीटर 2 मिनट में। तो ये बहुत बेसिक है। 35 किलो का वजन आप 2 मिनट में 100 मीटर कोई भी लेकर चल सकता है, वो लड़का हो चाहे लड़की। लड़की के लिए तो वजन भी कम है, 20 किलो है। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों फिजिकल में 2 प्रकार के स्टैंडर्ड रखे गए हैं। दूसरा जो है इसमें आपका 1 किलोमीटर का दौड़ है, 1000 मीटर का लड़कों के लिए 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है, और लड़कियों के लिए इसमें 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम होता है 1 किलोमीटर के दौड़ में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी बहुत हाई नहीं रखा गया इसमें। अब आगे लेकर चलते हैं आपको दोस्त, फिजिकल की बात हमने कर लिया, फिजिकल के बाद रिटन टेस्ट की बात कर ली। उसके बाद अगला स्टेज इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे कागजात आपको लगते हैं। उसके बाद से इसमें एक और चीजें होती है कि भाई डिफरेंट शिफ्ट में पिछले बार चूंकि 1.5 करोड़ बच्चों ने शायद आवेदन किया था ग्रुप डी के अंदर, तो इससे डिफरेंट कैटेगरी में एग्जाम हुआ। नॉर्मलाइजेशन भी होता है कि भाई किसी बच्चे का कठिन शिफ्ट आ गया तो उसको कहीं नुकसान ना हो जाए, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें होती है। ये नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने प्रोसेस दे रखा है कि भाई हम इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो हमने आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे सर किस किस प्रकार के पोस्ट होते हैं, तो पोस्ट बहुत अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट इसमें दिखाई देंगे आपको, है ना। इसके पोस्ट की डिटेल के बारे में कि पोस्ट में क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या वर्किंग होती है, किस तरीके से, तो इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में हम आपसे पूरे के पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस कर देंगे, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको भी लगेगा कि सर कितनी लंबी लंबी बातें बता रहे हैं।
इसमें दोस्त एक चीजें और बदलाव हो सकती है इस बार के, क्योंकि अब आप बात करें रेलवे ग्रुप डी की, तो पिछले साल जो भर्ती आई थी उसमें जोन वाइज भर्ती देखने को मिली थी। इस बार जो भर्ती आएगी वो ऑल इंडिया मेरिट पे हो सकती है, ऑल इंडिया के लेवल पे हो सकती है, ऑल इंडिया बेसिस पे हो सकती है, क्योंकि जोन वाइज भर्तियों में बच्चों का भी नुकसान होता था और सरकार भी थोड़ी बहुत चालाक है दोस्त, क्योंकि पिछले साल आप देखेंगे तो 1 लाख से ज्यादा भर्तियां थी। इस बार ये मान के चलिए 1 लाख भर्ती नहीं होने वाली है, ये आपको मैक्सिमम 20 से 30 हजार के आसपास ही भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हर साल हम रेगुलर भर्तियां करेंगे और रेलवे के अंदर हर कैटेगरी की भर्ती हम हर साल रेगुलर निकालने वाले हैं। अब ये भी जुमला है कि क्या है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, इसलिए इलेक्शन का टाइम है और इसमें भी इन्होंने भर्तियां नहीं निकाला। अब बच्चे इसमें अगर युवा जागरूक हो तो जरूर इनको सबक अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, क्योंकि यार बच्चों के भविष्य के साथ मेनली जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले भर्ती हैं छात्र हैं हमारे, उनके साथ तो जबरदस्त मजाक किया गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि सभी बच्चों का एक्सपेक्टेशन था कि भाई लोकसभा चुनाव है और लोकसभा इलेक्शन से पहले रेलवे के अंदर बम्पर भर्ती आएगी, क्योंकि नॉर्मली ये ट्रेंड रहा था, जो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी गवर्नमेंट हो, तो उसमें भर्तियां देखने को मिलती थी नॉर्मली। लेकिन इस बार तो इन्होंने कहा जाता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा वही वाला हाल कर दिया है। तो निश्चित रूप से अब बच्चे को जितने भी हमारे शिक्षित वर्ग के युवा हैं जो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वो इस बात को जरूर ध्यान में रखकर ही और इस बार वोट देने जाएंगे। अब तो लगभग वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, आखिरी चरण अब बचा हुआ है ना। तो देखिए अब किसकी सरकार बनती है, अगर सरकार पलटी तो हो सकता है भाई बल्ले बल्ले हो, भर्ती बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिल जाए आपको रेलवे ग्रुप डी में। अन्यथा अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो निश्चित रूप से आपकी भर्ती इतनी बड़ी नहीं होगी, 20 से 30 हजार के ही पदों के बीच में भर्तियां आएंगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 1 लाख पदों पर भर्ती आएगी। तो ये थी आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। इसमें हमने आपको पूरे के पूरे हर तरीके से डिस्कस कर दिया कि रिटर्न का क्या रहने वाला है, फिजिकल क्या रहने वाला है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, उसके बाद से मेरिट किस हिसाब से बनती है। इन सारी चीजों के बारे में हमने दोस्त डिटेल वीडियो बना करके आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके हमने समझा दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है दोस्त आई होगा तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम किसी अन्य वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के जॉब प्रोफाइल को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के हम पूरी डिटेल में लेकर आएंगे। उसमें आपका सैलरी क्या रहता है, कितनी लीव, कितनी छुट्टियां होती है ना, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।